एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्व। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ये आया कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। जैसे समय में आज आप लोग गुजर रहे हो, वैसा ही एक समय पहले भी था, कभी 1687 में, ठीक है। उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, सर आइजक न्यूटन। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के ये निवासी थे, ठीक है। अब क्या था, ये एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिताजी एक किसान थे और स्कॉलरशिप पे इन्होंने वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जैसे आज के टाइम में कोरोना फैला हुआ है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हैं, सब अपने अपने घर चले गए हैं, अपने अपने गांव चले गए हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज हॉस्टल से ये भी चले गए थे। तो ये अपने खेतों में बैठ के पढ़ाई करते थे, अपना रिसर्च करते थे, जो भी था इनका। तो ये एक दिन ऐसे ही खेत में बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, और उस पेड़ से टूट के एक एप्पल गिरा। बैठे हुए थे, इन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। बस उसी के पीछे ये लग गए और उसकी सारी कहानियाँ ये पढ़ने लगे कि कोई चीज़ नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तो हर चीज़, कोई भी हो, सब चीज़ें गिरती हैं। और ये शुरू से ऐसा हो रहा है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, रिसर्च नहीं किया। इन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया और इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। तो उसी से होते हुए कई सारी चीज़ें आई, जैसे गति के नियम, बल की परिभाषा, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1687 में एक बुक लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपिया। और इस बुक में इन्होंने गति के नियम दिए, बल की परिभाषा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिफाइन की। इसी में इन्होंने गुरुत्व के बारे में भी लिखा, ठीक है। तो गुरुत्व को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि बल के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं, ठीक है, कि बल क्या होता है। तो सबसे पहले तो आता है फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। किसी वस्तु पर बल लगाने से जो उसमें उसका वजन होता है और उसमें जो त्वरण होगा, त्वरण और वजन के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, मास बोला जाता है। और ये एक कैसी राशि है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। कैसी है, ये एक सदिश राशि है। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसको n से डिनोट किया जाता है, न्यूटन को। अब बताओ m मास क्या होता है, मास होता है kg। मास के SI यूनिट किस में व्यक्त किया जाता है, मास को kg में। एक्सीलरेशन को किस में डिनोट किया जाता है, मीटर अपॉन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर में आएगी, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब s², ठीक है। तो ये होती है न्यूटन की डेफिनीशन। तो न्यूटन की डेफिनीशन क्या हुई, आप समझ लो, ऐसे इसको समझो कि 1 किलोग्राम की वस्तु, अगर हम इसका यूनिट ले लें 1 kg, और मीटर को हम ले लें 1 मीटर, 1 किलोग्राम की वस्तु को 1 मीटर तक, 1 मीटर पर सेकेंड के वर्ग में एक्सीलरेट करने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है, वो क्या होती है, 1 न्यूटन होता है। और न्यूटन की यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg ms -2। क्या लिख सकते हैं हम, kg ms -2। अगर इसका विमीय सूत्र लिखना हो तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, किलोग्राम को किस में, किलोग्राम क्या है, मास, मीटर क्या है, लेंथ, s क्या है, टाइम, -2। तो ये हो गया इसका विमीय सूत्र। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था फोर्स के बारे में। अब आप ये बताओ, फोर्स कितने टाइप का होता है।
फोर्स आपको समझ में आया? किसी भी पिंड को, किसी बॉडी को, 1 किलो की बॉडी को 1 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से एक्सीलरेट करने के लिए जितनी ताकत लगानी पड़ती है वो क्या होती है? 1 न्यूटन होता है। और फोर्स, तो अब फोर्स देखो, अगर किसी बॉडी को आपको दूर फेंकना हुआ या पास लाना हुआ, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, तो आपको उसे एक्सीलरेट करने के लिए बल लगाना पड़ेगा। कैसे बल लगाओगे? तो एक बल तो होता है जिसमें कांटेक्ट की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे देखो क्या है, ये है, ये देखो ये चेयर है, ठीक है, इसे अब दूर करना है। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, इसको धक्का दिया, कांटेक्ट किया, इससे टच किया। तो एक बल, एक फोर्स कैसा हुआ? कांटेक्ट की जिसमें ज़रूरत होती है। और दूसरा क्या हो जाएगा? कांटेक्टलेस, जिसमें छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे इस बोर्ड को अगर उठाना है तो हमें क्या करना पड़ रहा है? छूना पड़ रहा है, धक्का देना पड़ रहा है। कुछ बल ऐसे भी होते हैं, बल लगाया जाता है जिसमें से कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एग्जाम्पल, कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? धक्का दिया मैंने इसको, मैंने कौन सा फोर्स लगाया इस पर? मसल। कौन सा हुआ? मसल, मतलब पेशीय बल। ये किसका उदाहरण है? कांटेक्ट का। किसी चीज को धक्का देने के लिए आपको उसको टच करना पड़ता है, तो ये कौन सा? पेशीय बल। आपने अपने हाथों का, अपनी मांसपेशियों का प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? इसका दूसरा एग्जाम्पल होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल में भी दो चीज़ों का टच करना, कांटेक्ट में होना आवश्यक है। जैसे देखो, ये बोर्ड पे मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, इसके बीच में घर्षण हो रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अगर मैं कांटेक्ट में नहीं करूँ तो क्या होगा? इनके बीच घर्षण नहीं हो रहा है। घर्षण क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी घर्षण के बारे में। ये एक प्रकार का अपोजिंग बल होता है जो किसी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है, निगेटिव बल होता है, ठीक है। तो ये थे कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आ जाएंगे? चलो, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आएंगे? एक तो हो जाएगा सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स। दो चुंबक को आप एक साथ रखते हो, आसपास लाते हो, तो क्या उनमें कांटेक्ट होता है? नहीं होता। आप बोलोगे होता है। कैसे आप बोलोगे होता है? कि जब प्रतिकर्ष, उनमें देखो मैग्नेट में क्या होता है? एक आकर्षण बल भी होता है और एक प्रतिकर्षण बल होता है। जब हम समान ध्रुवों को, सेम पोल को एक साथ लाते हैं तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जब हम विपरीत ध्रुवों को पास लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक्चुअल में जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कांटेक्टलेस है। यहाँ पे दोनों चुंबक रखे हैं, अगर असमान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। यहाँ तक आ गए, वो अब भी अपनी ओर खींच रहे हैं, इसलिए ये दोनों चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप रखोगे तो भी बल, अब इससे ज़्यादा नज़दीक वो जा नहीं सकते, इसलिए वो यहीं पे टिके हुए हैं। लेकिन इनके बीच में जो भी बल लग रहा है वो क्या है? कांटेक्टलेस है। तो सबसे पहला क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस नॉर्थ नॉर्थ पोल, साउथ साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है मैग्नेट में, तो नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरा कांटेक्टलेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चार्ज, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड निगेटिव। इसको क्या बोला जाता है? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है।
जो धनात्मक चार्ज होते हैं, कूलॉम्ब्स लॉ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैटरी में क्या होता है, सेल जो होती है, सेल में एक धन होता है, एक ऋण होता है। तो वो जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, आपने देखा है ये चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, धन आवेश, ऋण आवेश, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉन्टैक्टलेस होता है, बट इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होनी चाहिए। तीसरा क्या होता है कॉन्टैक्टलेस का एग्जाम्पल, जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल कैसा है, कॉन्टैक्टलेस फोर्स है। आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो क्या धरती या उसके हाथ बढ़ा कैसे खींचती है अपनी तरफ, नहीं, धरती के कोई हाथ नहीं है, वो किसी रस्सी से नहीं खींचती, किसी चैन से नहीं खींचती, अपने हाथ बढ़ा के नहीं खींचती है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को बिना किसी कांटेक्ट के अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसा है, कॉन्टैक्टलेस फोर्स है, ठीक है। तो ये है कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्टलेस फोर्स। तो इसमें से आपको सबसे पहला पॉइंट क्या मिला है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, कॉन्टैक्टलेस फोर्स है, इसमें कॉन्टैक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, हम कुछ और बात करते हैं आपसे। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक प्रिंसिपल माना जाता है बिग बैंग, ठीक है। अरबों साल पहले हुई पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो मूल रूप से 4 बल हैं, भगवान ने 4 बल बनाए या प्रकृति ने 4 बल बनाए, उनको क्या बोला जाता है, फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स या मूल बल, मौलिक बल, ठीक है। कौन कौन से हैं, प्रीवियस लेक्चर में इन पे बात हो चुकी है। सबसे पहला कौन सा आता है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन कैसा है, मौलिक बल है, मूल बल है, संसार में हर जगह प्रेजेंट, ये ओमनी प्रेजेंट है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जहां पर ग्रेविटेशन नहीं हो। ग्रेविटेशन की वजह से ही आपका पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है और काम कर रहा है। इस पर तो हमें डिटेल में बात करनी ही है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक ही है, तो हम बात करेंगे। सेकंड फोर्स कौन सा है, फंडामेंटल फोर्स में सेकंड फोर्स कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर आणविक बल, ये ग्रेविटेशन फोर्स से कितने गुना ज़्यादा होता है, 10 टू द पावर 25 टाइम्स ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स में बहुत कम दूरी पे ये फोर्स काम करता है, ठीक है। मतलब इसके बीच क्या होना चाहिए, बिल्कुल पास, मिलीमीटर से भी कम, नैनोमीटर, उससे भी कम में ये काम करता है। न्यूक्लियस की साइज क्या होती है, ये 2 न्यूक्लियस के बीच में काम करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला बल। ये क्या होता है, गुरुत्व बल से 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा होता है। फिर संसार का सबसे स्ट्रॉन्ग बल, जो मौलिक रूप से इस विश्व में सबसे स्ट्रॉन्ग रूप से प्रेजेंट है, वो कौन सा बल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या होता है, 10 टू द पावर 38 टाइम्स। ग्रेविटेशन फोर्स से ये 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज़्यादा होता है। लेकिन क्या है, इनके बीच में कुछ सीमाएं हैं। जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, किसी न्यूक्लियस के बीच में बहुत कम, मतलब लगभग 10 टू द पावर -15 मीटर, 1 मीटर का 100 गुना, फिर उससे भी कम, मतलब आप इसको नैनोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। फर्मी मीटर में ये आता है। न्यूक्लियस की साइज किस में मापी जाती है, फर्मी मीटर में। तो ये वहाँ तक, मतलब बहुत अति सूक्ष्म, इसके लिए बहुत कम जगह में ये काम करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन नेचुरली जितने भी बल प्रेजेंट हैं, ये 4 बल नेचुरल बल हैं,
उसमें सबसे स्ट्रांग होता है न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसकी सीमा क्या है, बहुत कम जगह में ये काम करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ा तो ये काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कम जगह में काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये भी कम जगह में काम करता है। इन सब का नेचर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब के नेचर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये समान चार्जेस को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। असमान चार्जेस को क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन की हम बात करें तो ग्रेविटेशन किस टाइप का फोर्स है, बात करते हैं सिर्फ ग्रेविटेशन की। अब हम किस टाइप का फोर्स है, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। सिर्फ क्या करता है, ये आकर्षित करता है। ये किसी भी चीज को प्रतिकर्षित नहीं करता है। ये हर एक पिंड को, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। दूसरा क्या है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये सब जगह विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो कि भोपाल में है, अमेरिका में नहीं है, या चंद्रमा पर चले जाएं तो वहाँ नहीं है। हर जगह ये प्रेजेंट है, मात्रा कम हो जाती है। दुनिया की एक भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसमें ये प्रेजेंट नहीं हो। इस डस्टर का भी कुछ न्यूक्लियर फोर्स होगा, ये इस मार्कर को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये डस्टर भी। लेकिन इनके बीच क्या है, लिमिटेशंस हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों नहीं ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच पा रहे। ठीक है, तो हर एक वस्तु इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी में ग्रेविटेशन है। मात्रा कम और अधिक हो सकती है। दूसरा, इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है। अनंत सीमा होती है। इस ब्रह्मांड, इस धरती पर जो कोई भी पदार्थ होगा, या धरती को ले लो, ये आकाश गंगा में ब्रह्मांड के सबसे दूसरे छोर, सबसे फारेस्ट प्लेस पर भी इसका कुछ न कुछ आकर्षण बल काम कर रहा है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, यूनिवर्सल होता है। तो चलो ये चीज़ें समझ में आई। मतलब इस संसार में जितने भी पिंड हैं, उन सभी में कुछ न कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होता है। वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है, ओमनी प्रेजेंट होता है, हर जगह विद्यमान है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात तो हुई, पहले भी बात की गई थी, चीज़ें आकर्षित करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को न्यूटन जी ने रिसर्च किया, कई जगह से पढ़ा जो पुराने रिसर्च हुए थे, फिर उन्होंने अपना मत दिया। फिर उन्होंने इन सब चीज़ों का ग्रेविटेशन, इसको सबसे पहले नाम दिया। गुरुत्व नाम का सबसे पहले यूज किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, एक भारतीय थे, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त नाम के एक दार्शनिक रहे होंगे या वैज्ञानिक, उनको बोल दो। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अब न्यूटन जी ने जब रिसर्च किया इन सब पर, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये बताया कि इस संसार में जितने पिंड हैं वो सभी को एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप अंतरिक्ष में देखो, आपके सौर मंडल हैं, आकाशगंगा हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ये सब चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, किसने इनको बांध के रखा है, गुरुत्व बल बैलेंस बना हुआ है। जैसे ये देखो, ये आपकी अर्थ हुई, ये आपका सन हुआ, और भी ग्रह हैं, फिर और भी गैलेक्सियां हैं। जैसे मैंने बताया कि इसका लिमिट क्या होता है, इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है गुरुत्व बल की, अनंत सीमा तक ये काम करता है। तो कोई दूसरी आकाशगंगा का भी ग्रह होगा, वो भी धरती पर बल लगाया है। अब क्या हुआ कि वो इसको सपोज करो इधर खींच रहा है, सूर्य इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा, धरती भी इन सब पर अपना बल लगा रही है। कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, सब चारों तरफ से बल लगा हुआ है। तो ये क्या है,
यहाँ पे ये बैलेंस है, घूम रही है, बस इधर उधर नहीं जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सर्कुलर मोशन में क्या बताया था, आप एक धागे से पकड़ के पत्थर को घुमाते हो तो वो घूमता रहता है, जबकि उसका डायरेक्शन क्या होता है, वो हर बार बाहर की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन जो आपने धागे से बांध के रखा वो उसको केंद्र की ओर खींच रहा है। तो ऐसे ही ये धरती मान लो एक स्वतंत्र पिंड हो गया अंतरिक्ष में, स्पेस में। कई सारे करोड़ों जितने भी पिंड इस ब्रह्मांड में हैं, वो सब इस पर कुछ न कुछ अपना बल लगा रहे हैं और वो सब इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुत्व में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। तो ये यहाँ पे एक साम्य स्थिति में बनी हुई है। ठीक है, और ये घूर्णन कर रही है अपनी जगह पे। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर सपोज करो कि ये दो पिंड हो गए, ये एक पॉइंट ए हुआ, ये एक पॉइंट बी हुआ। ठीक है, अंतरिक्ष में दो ग्रह समझ लो, ये एक ए नाम का ग्रह हुआ, ये बी नाम का ग्रह हुआ। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। इन दोनों का वजन क्या हो गया, मान लो m1 और इसका वेट m2। तो जो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा वो कैसा होगा, इन दोनों के मास के गुणनफल के बराबर होगा, मास फल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इन दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वो इनके मास के प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती होगा, m1 इंटू m2। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड, अब क्या हुआ, अब ये बताओ अगर कोई दो वस्तुएं पास पास हैं तो उनके बीच में बल ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा दूर हुई तो कम बल काम करेगा। तो जो इनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर ये दूरी r है तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, r², और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। क्या होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो जाएगा, f m1 m2 अपॉन r², m1 m2 अपॉन r²। और न्यूटन ने क्या किया, इसके लिए एक कांस्टेंट का यूज किया। तो ये क्या हो गया, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। ये जो कैपिटल G होता है इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, या ये ग्रेविटी कांस्टेंट हो गया कैपिटल G। तो यहाँ तक तो न्यूटन जी अपने पहुँच गए, और उन्होंने जितने भी प्रिंसिपल दिए थे, जीके का ये क्वेश्चन है कि न्यूटन ने जितने अपने प्रिंसिपल दिए थे गति संबंधी, गुरुत्व संबंधी और भी कई सारे, तो इनको प्रूफ करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स की एक ब्रांच विकसित की थी जिसको आप लोग कैलकुलस में पढ़ते हो। ठीक है, समाकलन कैलकुलस। कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों आता है। तो अवकलन समाकलन कैलकुलस जो ब्रांच होती है वो किसने विकसित की थी, सर आइजक न्यूटन ने। ठीक है, तो ये आ गया F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। ये G क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आए लगभग 1778 में। ठीक है, इनका नाम क्या था, हेनरी कैवेंडिश। 1798 में हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो इन्होंने इस G के कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक है, इन्होंने इस G को कैलकुलेट किया, और इस G का उन्होंने क्या मान बताया, 6.67 × 10⁻⁻11। अब ये क्या है, बल है।
तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये उन्होंने इसका कांस्टेंट बताया। जी की, कैपिटल जी की वैल्यू ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ये संसार में कहीं भी नहीं बदलती है, ये कांस्टेंट है। आप किसी भी ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा पर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, धरती के केंद्र में चले जाओ, हर जगह ये कांस्टेंट रहेगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है। अब इन्होंने इसको कैलकुलेट कैसे किया, उन्होंने कुछ वैल्यू रखी थी एज्यूम करके और कैलकुलेट किया। अब इसकी यूनिट जो आती है वो कैसे आती है, नोट कर लिया होगा आई होप आपने। देखो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्या है, ये F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, G की वैल्यू क्या हो जाएगी, G हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है। हम अगर F को भी कन्वर्ट कर दें तो F क्या हो जाता है, F की यूनिट क्या होती है, मीटर केजी मास इंटू एक्सीलरेशन, केजी ms माइनस 2 केजी m और ये आर स्क्वायर s माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा m1 m2। ठीक है। r क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम किस में मापेंगे, r क्या था, दो पिंडों के बीच का, जिनके बीच हम गुरुत्व बल माप रहे हैं, उनके बीच का ये डिस्टेंस हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी m हो जाएगा, मीटर वाला m है। ये क्या है, ये मास है। मास को हम किस में मापते हैं, केजी इंटू केजी। क्या हो जाएगा ये, 1 केजी से 1 केजी कैंसिल, यहां पे क्या मिलेगा आपको, m क्यूब। ठीक है। और केजी माइनस 1 m माइनस 2 s, यहां पे नीचे क्या है, माइनस 2 है, तो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी माइनस 1 m2 s2। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, केजी क्या होता है, मास होता है, m माइनस 1, m क्या होता है, लेंथ, L2, s क्या है, टाइम, T2। यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी, उसका ये क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। को अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा, F इक्वल्स टू क्या होता है, G यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 क्या हुआ, दो पिंडों के बीच, m1 क्या हुआ, दो बॉडी हुई, उसमें से एक का मास हो गया m1, एक का मास हो गया m2। r क्या हुआ, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन हमने f की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, हमने अभी तक देखा है F इक्वल्स टू m a होता है, क्या हुआ, ये मास और ये एक्सीलरेशन। अब अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई पिंड अप एंड डाउन वर्टिकली मूवमेंट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो mg। ठीक है। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, फर्स्ट एंड ये सेकंड, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या होगा, mg इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप देखो ये m क्या होगा
और यहाँ पे m1 m2 क्या होंगे, ये एक m क्या हो जाएगा, जो पिंड जिस बॉडी को आप ऊपर या नीचे कर रहे हो उसका वजन हो जाएगा। तो इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, m ऑफ b। अगर आप अर्थ तो आपकी एक जगह पे स्थिर है, उससे किसी पिंड को आप ऊपर नीचे फेंक रहे हो तो क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, बॉडी का मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी मूवमेंट कर रही है अर्थ के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दो हैं, एक तो आपकी अर्थ हो गई, क्योंकि हम कैलकुलेट किसके बीच कर रहे हैं, हम अर्थ और जो बॉडी मूवमेंट कर रही है इन दोनों के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रेविटी को। तो ये क्या हो जाएगा, एक अर्थ का मास हो जाएगा और एक हो जाएगा बॉडी का। अर्थ और बॉडी के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो r होगा। जैसे क्या है, ये समझ लो कि अर्थ की सरफेस है, इससे 2 मीटर ऊपर ये है, तो क्या हुआ, ये 2 मीटर का डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच का। तो m ऑफ b कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका, ये हुआ GME अपॉन r²। कितना ऊपर है, तो आप यहाँ से एक प्रिंसिपल तो आपको यहाँ से मिल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी फोर्स लगाता है, उसमें जिस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लगा रहा है, आकर्षित कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप 10 किलो वजनी चीज़ को ऊपर फेंको तो वो जितनी तेज़ी से नीचे आएगी उतनी ही तेज़ी से 50 किलो की भी एक वस्तु नीचे आएगी। दोनों के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल काम कर रहा है, उन दोनों का जो वेट है वो इस पर काम नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप एक पत्थर ऊपर से छोड़ो और एक पैंट अपना ले लो, एक आप जीन्स का पैंट ले लो और 10 मंजिल ऊपर से छोड़ो और एक पत्थर नीचे फेंको, तो क्या होगा, पत्थर आपका जल्दी नीचे आ जाएगा, पैंट नीचे आने में टाइम लगेगा। तो अब आपने बोला कि ऐसा तो हुआ नहीं, दोनों को एक साथ आना चाहिए। जब आपने दोनों को इक्वल डिस्टेंस से इक्वली फेंका तो एक साथ नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया, ये बदल नहीं रहा है। आर दोनों को जब आपने इक्वल हाइट से फेंका है तो आर भी सेम है और मास ऑफ अर्थ तो सेम है, वो तो बदल नहीं रहा, तो टाइम भी तो उतना ही लगना चाहिए ना, दोनों को एक साथ नीचे आना चाहिए। तो ये ऐसा हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि उन दोनों के बीच में अर्थ क्या है, वैक्यूम में नहीं है, इस पर एयर है। तो उन दोनों के बीच जो एयर का प्रेशर लगता है वो किसी पे कम, शेप ज़्यादा बड़ा हुआ तो एयर का प्रेशर उस पर ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप जब पैराग्लाइडिंग करते हो, जंप करते हो हवाई जहाज़ से, आपने देखा होगा जो पैराशूट पहन के जंप करते हैं, तो पैराशूट क्या करता है, वहाँ पे पैराशूट एयर का प्रेशर बना देता है। वो ज़्यादा एरिया घेर लिया तो एयर का प्रेशर ज़्यादा बनता है, तो आदमी धीरे धीरे नीचे आता है। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है। अगर आप वैक्यूम में, निर्वात में, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, वहाँ पे आप क्या करो, आप एक कपड़ा ले लो और एक पत्थर ले लो, दोनों को छोड़ो समान हाइट से एक साथ, तो दोनों एक साथ ज़मीन पे गिरेंगे। आप एक बहुत वजनी चीज़ क्या इमेजिन कर सकते हो, गैस का सिलेंडर ले लो, वैक्यूम में, वैक्यूम होना चाहिए वहाँ पे, गैस का सिलेंडर ले लो और एक क्या ले लो, चिड़िया का पंख ले लो, दोनों को एक साथ इक्वल हाइट से छोड़ो, दोनों एक साथ सरफेस पे आएंगे। यूट्यूब पे सर्च कर लेना, स्टोन फीदर ग्रेविटेशन टेस्ट, ठीक है, फॉल टेस्ट, ये हुआ। तो अब यहाँ पे जो g की वैल्यू आती है, g की वैल्यू क्या आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आती है आपकी ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ, ठीक है। r 1 मीटर ले लिया, अर्थ का वजन ले लिया, इसका वैल्यू रखा, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ग्रेविटी कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्रुवों पे होती है। ध्रुवों पर ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या अर्थ पे ग्रेविटी बदलती है या सेम रहती है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है।
ठीक है, इसकी वैल्यू हर प्लेस पे बदलती रहती है। देखो क्या हुआ, ये g की वैल्यू क्या हुई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो धरती कैसी है, बिल्कुल गोल नहीं है, हल्की सी चपटी है, इतनी भी चपटी नहीं है लेकिन हल्की चपटी है। आपके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल ले लो, तो यहाँ पे धरती चिपटी है। चिपटी क्यों है, इसका भी साइंटिफिक रीजन है। क्या होता है कि धरती आपकी पोल पे ऐसे घूम रही होती है, अगर ये अर्थ हुई, ये पोल हुए, तो इस पर ऐसे ये घूम रही होती है। तो चंद्रमा का भी गुरुत्व बल लगता है, सूर्य का भी लगता है और अर्थ का भी। जब आप किसी चीज़ को रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो क्या होता है, वो बाहर जाने की ओर प्रयास करता है, बाहर की ओर एक्सटर्नल उसका फोर्स लगता है एक। जब आपकी अर्थ घूम रही है तो पोल पे ये घूमती है, तो यहाँ पे तो मूवमेंट कम होगा, सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पे होगा, बीच में होगा। आप बॉल को ऐसे रख लो, फंसा लो एक पिन में सीधे सीधे और उसको गोल घुमाओ, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा, जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन होगा, जिसको क्या बोलते हो आप, इक्वेटर बोलते हो, भूमध्य रेखा। सबसे तेज मोशन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये क्या होता है, ये पोर्शन ज़्यादा तेजी से बाहर जाने की कोशिश करता है, तो इसलिए धरती ऐसे चिपटी हो गई है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये अगर धरती का सेंट्रल पॉइंट हुआ, केंद्र बिंदु, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, कम है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है। आप पहाड़ों पे चले जाओ, इससे कम हो जाएगा। आप अगर टेनिस की बॉल को अर्थ पे समुद्र तल पर फोर्स मारते हो धरती पर, तो ज़्यादा जंप करेगी, फिर नीचे आएगी। लेकिन अगर आप उसी बॉल को एवरेस्ट पे चढ़ के जंप मारो उतने ही फोर्स से, तो क्या होगा, वो बॉल आपकी ज़्यादा ऊपर तक जंप करेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो फोर्स रिटर्न हुआ, प्रतिकर्षण बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, वो ऊपर जा रही है। जब तक उसका बल खत्म नहीं होगा तब तक वो जाएगी। वहाँ पे ग्रेविटी कम होती है ऊंचाई पर, तो इसलिए वो ज़्यादा ऊपर तक जाती है। ठीक है, अपोजिंग बल कम लगता है, आकर्षण बल धरती की ओर। इक्वेटर पे, अगर धरती की सतह पे देखा जाए तो इक्वेटर पे सबसे कम फोर्स होता है, ग्रेविटी होती है, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब अगर आप समझो कि ये आपकी अर्थ हुई, अर्थ की सरफेस से आप जितना ऊपर जाओगे ग्रेविटी रिड्यूस होती जाएगी। आप ऊंचाई बढ़ाते जाओ, ग्रेविटी रिड्यूस होती जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आप इनको नोट कर लेना। अगर हम सरफेस से ऊंचाई बढ़ाते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, ग्रेविटी कम होती जाएगी। अगर हम नीचे आएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी। कब तक, जब तक कि हम सरफेस पे नहीं आ जाते। अगर हम सरफेस के अंदर शुरू कर दें, मतलब अगर हम धरती के कोर की तरफ जाना शुरू करें, तो क्या होगा, ग्रेविटी घटेगी या बढ़ेगी, ग्रेविटी घटेगी। आप अर्थ के कोर की तरफ जाना स्टार्ट कर दो, ग्रेविटी घटने लगेगी। आप अर्थ के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाओ, वहां पे क्या होगा, जीरो ग्रेविटी होती है। अर्थ के केंद्र में जीरो ग्रेविटी होती है, मतलब अर्थ के सरफेस पे ही ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है। इससे ऊपर जाओगे तो भी ग्रेविटी घटेगी, अंदर आओगे तो भी ग्रेविटी घटेगी। अर्थ का अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, जैसे धरती अपने अक्ष पर अभी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अगर उसकी रोटेशनल स्पीड बढ़ा दी जाए, 18 घंटे में पूरा करने लगे, 12 घंटे में पूरा करने लगे, तो क्या होगा, अगर अर्थ ज़्यादा तेजी से घूमेगी तो चीज़ों को वो ज़्यादा तेजी से बाहर की ओर फेंकने की कोशिश करेगी, तो भी ग्रेविटी घटेगी। अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड बढ़ा दी जाए तो ग्रेविटी घटने लगेगी। अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये सारी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप समझ लेना। ओके, तो ये था ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा, और अब इसका नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।